मैं एक बार फिर अपने प्यारे दुश्मन से दरखास्त करूंगा कि वो इस वक्त अपनी आमद का मकसद बयान करे। ऑलिव हार्वर्ड मुझे घूरते हुए बोला, जनरल टेरेस के महल से जेम्स मॉर्ले गायब है अली, और मैं जानता हूं कि वो क्यों गायब हुआ। मैं ये भी जानता हूं कि जनरल टेरेस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या ताउन कर सकता है। मुझे यकीन है अली कि जेम्स मॉर्ले की निशानदही तुमने कर दी थी। सार्डान की फौजी मुहिम में दर हकीकत लिमाटो की बगावत का मसला ही नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ ही उस कैंप की निगरानी भी मकसूद थी जो सार्डान के इलाके में कायम किया गया था। मैं जानता हूं अली कि जनरल टेरेस को तुमने इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि आर्जी तौर पर वो इस मुआहदे को मंजूर कर ले, लेकिन जब सार्डान की पहाड़ियों से प्लेटिनम बरामद होने लगे तो जनरल टेरेस अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके कानकुनी के उस ठेके को मनसूख कर दे और फौरी तौर पर वहां की कानों पर कब्जा कर ले, और ऐसा ही हुआ। गोयटा हिल के माहिरीन जो चंद मुल्कों की ज़ेर निगरानी सार्डान के इलाके में पहुंचे हैं, अब इसका तज्जिया कर रहे हैं कि इन चट्टानों से क्या शय बरामद होने वाली है। नए कवानीन तरतीब पाए हैं जिनके तहत हर बरामद होने वाली चीज की माली हैसियत का तयन किया जाएगा और उसके बाद रॉयल्टी मुकर्रर की जाएगी। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किसी भी लम्हे मुआहिदा मनसूख हो सकता है। माहिरीन ने काम बंद कर दिया है। तकरीबन ये मुआहिदा मनसूखी के करीब पहुँच चुका है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, ये तो तुम बहुत अच्छी खबरें सुना रहे हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ न बोला, खामोशी से मेरे चेहरे पर नजर जमा कर बैठ रहा। मैं महसूस कर रहा था कि ऑलिव हार्वर्ड के अंदर तूफान उमड़ रहे हैं, तेज तुंद हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश में मसरूफ है। मेरे दिल में अजीब सा एक एहसास उभरा और उसके बाद मैं मसरूर हो गया। जानी जनरल टेरिस ने अपना काम अंजाम दे लिया है और मुआहिदा तकरीबन मनसूख हो गया है। सार्डान की पहाड़ियों में अब ग्रे स्टोन की बरतरी नहीं है, बल्कि गोयटे हिल की फौजों ने उसे अपनी तहवील में ले लिया है। यकीनन जनरल टेरिस ने एक काबिल तहसीन अमल किया है। इस तरह कम से कम अब मुआहिदे के कागजात मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। मेरे दिल में दफतन ही मसरत का तूफान उमड़ आया। ऑलिव हार्वर्ड को इस मार्के में भी बदतरीन शिकस्त हो गई थी, सिवाय इसके कि तहजीब मैल्कम एक्स उसके कब्जे में थी। मैं उसे देखता रहा। चंद लम्हों के बाद ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, लेकिन मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऐसी खौफनाक सजा दूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, शायद हमेशा की तरह इस बार फिर तुम्हारी जहनी कैफियत खराब हो गई है। तुमने अपनी दानिस्त में एक बेहतरीन मंसूबा तरतीब दिया था और मुझे घेर लिया था। तुमने सोचा था कि मेरे जरिए मेरे वतन को नुकसान पहुंचाओगे और इसके लिए बिलाशुबा तुमने ये चाल चल के कुछ अरसे के लिए मुझे जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। लेकिन मेरी जान हार्वर्ड, वो मुआहिदा तो अब खत्म हो गया। जनरल टेरिस ग्रेस्टोन के लोगों के हाथ पांव बांध कर वहां से रवाना कर देगा, बल्कि शायद गोयटे हिल ही से निकाल देगा। उसके बाद कौन सा मंसूबा, कौन सा मुआहिदा, कैसी कानकुनी। फिर वो ये ठेका किसी को भी दे, कॉरपोरेट को दे या किसी और कंपनी को, कम से कम मेरा तो उससे ताल्लुक नहीं रह जाता। क्या यहाँ तुम्हें नाकामी नहीं हुई? वो बोला, बकवास मत करो, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि। मैंने कहकहा लगाकर कहा कि तुम पागल हो गए हो। ऑलिव हार्वर्ड गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने कुर्सी को ठोकर मारी और वो दूर जा पड़ी। वो बोला, मुआहिदा खत्म हो गया, कागजात बेकार हो गए हैं, लेकिन तहजीब मैल्कम एक्स को क्यों भूल जाते हो? मैंने कहा, अरे मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड, दिल के सौदे ऐसे ही होते हैं। तहजीब के और मेरे दरमियान तो हमेशा फासले रहे हैं। ये फासले अगर आखिरी हुदूद तक पहुंच जाएं तो जाहिर है मैं उन्हें कम नहीं कर सकता। मैंने तो अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी तक दाव पर लगा दी है। और सुनो मेरे दोस्त, ये काम जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक कि सीने में एक भी सांस बाकी है। ना मिले तहजीब ना सही, कत्ल कर दो उसे या कत्ल कर चुके हो तो ठीक है, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं तुम्हारे हर ड्रामे को नाकाम बनाऊंगा। वो बोला, बकवास मत करो, मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, अपनी तकदीर पर तारीकियों की मोहर लगाने के लिए बेचैन हो तो यही सही। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश न की और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसका ताक़ुब बेसूद था, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता था। मैं मुस्कुराता रहा। अगरचे तहजीब मुझे नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब इस बात का कोई खदशा नहीं रहा था कि वो जिंदा है और ऑलिव हार्वर्ड के कब्जे में है। और वो खदशा भी जो मेरे दिल में पैदा हो गया था कि मुआहिदे के कागजात के जरिए वो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मिट गया था। तहजीब के लिए तो मेरे दिल में अब हसरत के सिवा और कुछ नहीं रहा था और इस मामले को मैंने अब तकदीर पर छोड़ दिया था। बेशक उसे तलाश करूंगा, लेकिन उसकी तलाश जिंदगी का मकसद नहीं होगी। जिंदगी का मकसद वही रहेगा जिसके लिए मैंने खुद को वक्फ किया है। अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि दफतन न जाने क्या हुआ। एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और होटल के दरो दीवार लरजने लगे। मेरे कमरे की छत अचानक उड़ गई और फिर शायद कमरे का फर्श भी नीचे की जानिब धंसने लगा। फौरन ही हर तरफ तारीकी छा गई। कोई चीज मेरी कमर से टकराई और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गया।
दोबारा होश आया तो मेरी आंखों ने सबसे पहले रोशनी देखी। ये रोशनी एक गोल सुराख से अंदर आ रही थी। मैं बेख्याली के अंदाज में उस गोल सुराख पर निगाहें जमाए रहा। मेरी आंखों में धुंधलाहटें रक्सा रहीं और जब मैंने वहां से निगाहें हटाईं तो थोड़ी देर तक मेरी आंखें मजीद कुछ देखने के काबिल न रहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मंजर वाज़ेह हो गया। सफ़ेद दीवारें थीं, बिल्कुल सफ़ेद माहौल था। दरवाजों पर सफ़ेद पर्दे पड़े हुए थे और मेरे बदन के नीचे एक आरामदेह मसहरी थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द की टीसें उभर रही थीं। मेरे हलक से कराहें निकलने लगीं। तब किसी ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया। एक मुतरन्नम सी आवाज़ मेरी समात से टकराई, 1 मिनट, मैं इंजेक्शन देती हूँ। चंद लम्हात के बाद मुझे अपने बाजू पर सुई की चुभन महसूस हुई। इस चुभन के साथ साथ ही बदन का दर्द फना हो गया था। मैं एक बार फिर पुरसुकून हो गया। मैंने 2-3 बार आंखें बंद की और अपने सामने नजर आने वाले चेहरे को देखा। वो एक स्याहरू लड़की थी, लेकिन अच्छे खद्दो खाल की मालिक, नमकीन सा चेहरा। उसकी आंखों में कंदीलें रोशन थीं और होंठों पर मुस्कुराहट। बोली, यकीनन अब आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। मैंने बोलने की कोशिश की और अपनी आवाज पर मुझे खुद ही हैरत हुई। बड़ा नक्काहत भरा लहजा था। मैंने कहा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं नर्स हूँ। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, जनरल टेरेस के महल में। और मैंने आंखें बंद कर ली। सर घूमने लगा था। वाकयात याद आ रहे थे। खौफनाक धमाका, चीखें, आहें, कराहें और उसके बाद बदन का दर्द। मैंने आंखें खोल दी। मैंने पूछा, क्या मैं बहुत जख्मी हूँ? वो बोली, हाँ, आप बम के धमाके में जख्मी हो गए थे। मैंने पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? वो बोली, पुलिस के अफसरान। मैंने कहा, क्या जनरल टेरेस यहाँ मौजूद हैं? वो बोली, हाँ, मैडम ब्राउन और जनरल टेरेस दिन रात आपकी निगरानी कर रहे हैं। मैंने पूछा, मुझे जख्मी हुए कितने दिन गुजर गए? वो बोली, आज 4था दिन है। मैंने कहा, क्या होटल में और भी बहुत से लोग हलाक या जख्मी हुए? वो बोली, जी हाँ, 17 अफराद हलाक हुए और गालिबन 30 अफराद शदीद जख्मी। सब अस्पतालों में मौजूद हैं। जनरल टेरेस ने सिर्फ आपको यहाँ बुलवा लिया है। मैंने पूछा, जनरल टेरेस को कैसे मालूम हुआ कि मैं उस होटल में मुकीम था? वो बोली, ये बात मैं नहीं जानती। मैंने उसे पूछा, अब मेरी क्या कैफियत है? वो बोली, आप बहुत बेहतर हालत में हैं। इब्तिदा में भी आप खतरनाक हालत में नहीं थे। खुदा ने आप पर रहम किया। दरअसल एक बहुत बड़ा तख्ता आपकी पुश्त पर आ गिरा, जिसने आपको शदीद जख्मी होने से बचा लिया। बहुत छोटे छोटे जख्म हैं आपके बदन पर, लेकिन उनमें से कोई भी जख्म खतरनाक नहीं। हाँ, अगर वो तख्ता आपके बदन पर ना गिरता तो यकीनन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े आपको हलाक कर देते। आपको उस तख्ते के नीचे से जिंदा सलामत निकाल लिया गया और उसके बाद आपको गोइटे हिल पहुंचा दिया गया। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मैं जानता था कि खुदा की तरफ से जब तक मेरी जिंदगी लिख दी गई है, मुझे कोई हलाक नहीं कर सकता। वाकयात आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में आ रहे थे। नर्स शायद मेरे पास से उठकर चली गई, लेकिन मुझे अंदाजा न हो सका। मैं सोचता रहा था। वाकयात जहन के पर्दे पर रक्सां थे। ऑलिव हार्वर्ड मुझसे मिलने आया। बिलाशुबा उसे शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था। एक बदतरीन शिकस्त से, एक ऐसी शिकस्त से जिसका कोई बदल नहीं था। और उसके बाद उसने दीवानगी के आलम में मुझे हलाक करने की कोशिश की। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ बेशुमार अफराद को। इससे ऑलिव हार्वर्ड की जहनी हालत का पता चलता था और उसकी ये जहनी हालत गैर फितरी नहीं थी। मेरी वजह से उसे कैसे कैसे अजीम नुकसानात से 2-4 होना पड़ा था। इसके बारे में वो जानता था या मैं? लेकिन अब क्या सूरत हाल होगी? क्या अब ऑलिव हार्वर्ड ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि उसकी कोशिश बराबर हुई या नहीं? क्या वो ये पता नहीं चलाना चाहेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? बहुत से वाकयात मेरे जहन में आ रहे थे। ये बात भी समझ में नहीं आई थी कि वहाँ काल्मो कैंपो में जनरल टेरेस को किस तरह मालूम हो गया कि मैं भी बम के धमाके से जख्मी होने वालों में शामिल हूँ। ये बात जनरल टेरेस से बराह रास्त मुलाकात करके ही मालूम हो सकती थी। हवास पूरी तरह बहाल हो गए थे। मैंने अपना जायजा लिया। ये मालूम करने की कोशिश की कि मैं किस कदर जख्मी हुआ हूँ। बाजुओं, पिंडलियों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में तकलीफ थी। मैंने अपने दोनों हाथों को जुम्बिश दी, पैरों को जुम्बिश देकर देखा, चेहरे को टटोला, लेकिन चेहरे पर कोई पट्टी वगैरह नहीं थी। अलबत्ता सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। अंदाजा हो गया कि मैं शदीद जख्मी नहीं हुआ हूँ। बाहर तो और खुदा की जात से मुझे यही उम्मीद थी। मैंने अपने बदन को जुम्बिश देकर करवट बदली, फिर दूसरी करवट, और उसके बाद मैं अपने आप से मुतमईन हो गया कि कोई ऐसी शदीद चोट नहीं है जो मुझे किसी तौर माजूर कर दे। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुला और कैथी ब्राउन जनरल टेरेस के साथ अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे नर्स भी मौजूद थी और शायद डॉक्टर भी, क्योंकि उन तीनों के साथ आने वाले बदन पर डॉक्टरों का सा कोट नजर आ रहा था और गले में स्टेथोस्कोप भी पड़ा हुआ था। जनरल टेरेस मेरे करीब पहुंचकर मोहब्बत भरे अंदाज में झुका और उसने मेरा बाजू पकड़कर कहा, अब कैसे हो अली? मैंने कहा, ठीक हूँ जनरल, तुमसे मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। जनरल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो?
अगर ऐसे अल्फाज अदा करोगे तो मुझे अफसोस होगा। मैंने पूछा कितनी तकलीफ दूंगा आखिर मैं तुम्हें? वो बोला बिल्कुल तकलीफ नहीं दी तुमने मुझे, तुम तो अपने आप पर ही जुल्म करते चले आए हो, कभी किसी को अपने मामलात में शरीक नहीं करते, खुद ही सारी मुसीबतों से नबरदाजमा होते रहते हो। कैथी ब्राउन ने कहा हमारे बारे में कभी इस अंदाज में मत सोचा करो अली, हमें दुख होता है। मैंने कहा मुझे तुम लोगों की दोस्ती पर नाज है। वो बोली और हमें तुम पर। डॉक्टर प्लीज जरा अली को देखिए। डॉक्टर ने मुख्तलिफ अंदाज से मेरा मुआयना किया और फिर मुस्कुरा कर बोला अली नाकाबिले तस्खीर हैं, ये खौफनाक धमाका भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैंने कहा लेकिन अफसोस मेरी बदकिस्मती ने बहुत सी जिंदगियां छीन ली। जनरल टेरिस ने कहा हाँ इसमें कोई शक नहीं है अली के बेगुनाह लोग मौत का शिकार हुए और बहुत से शदीद जख्मी। वैसे डॉक्टर क्या अली को उठाकर बिठाया जा सकता है? डॉक्टर ने कहा हाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चोट ऐसी नहीं है जो खतरनाक हो। जिस्म की किसी भी हड्डी पर कोई ज़रब शदीद नहीं आई और ये वाकई उस खौफनाक तबाही के बाद मौजज़े की हैसियत रखता है। अली का बच जाना इंतहाई हैरत अंगेज है, जबकि उस होटल और उसके आसपास मौजूद अफराद में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो शदीद जख्मी न हुआ हो। मैंने कहा मैं उन सब के लिए अफसरदा हूँ डॉक्टर। जनरल टेरिस ने कहा बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप जा सकते हैं। डॉक्टर नर्स को कुछ हिदायत देने के बाद वहां से चला गया। जनरल टेरिस ने नर्स से कहा प्लीज मैं अली से कुछ बातें करूंगा। नर्स ने पूछा रोशनी कर दूं सर? जनरल टेरिस ने जवाब दिया हाँ। उसके बाद कैथी ब्राउन कुर्सियां घसीट कर बेड के करीब ले आई और वो दोनों बैठ गए। नर्स के जाने के बाद कैथी ब्राउन ने दरवाजा अंदर से बंद किया। जनरल टेरिस ने कहा मैं वाकयात जानने के लिए बेचैन हूँ अली। मैंने कहा पहले ये बताएं कि आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? वो बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। बम के धमाके में जब मलबे को हटाया जा रहा था तो कुछ पुलिस अफसरान को तुम मिले, तुम एक तख्ते के नीचे दबे हुए थे। खुशकिस्मती थी तुम्हारी कि वो पुलिस अफसर तुम्हें पहचानता था, चुनाचे उसने फौरी तौर पर तुम्हें गोइटे हिल मुंतकिल कर दिया। मैंने कहा कमाल है, वाकयात बाज़ औक़ात इस तरह पेश आते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब क्या ज़रूरी था कि मैं बच जाता? क्या ज़रूरी था कि वो पुलिस अफसर मुझे देखता? वो बोला ये सब बेहद ज़रूरी था अली, इसलिए कि तुम्हारा जिंदा रहना हम सब के लिए भी ज़रूरी है। तुम छोटी छोटी सी बातों का तस्करा करते हो लेकिन उन एहसानात को भूल जाते हो जो तुमने हम पर किए हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी मोहब्बत है जनरल, कि तुम हर उस अच्छे काम को जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाता है मेरे नाम से मंसूब कर देते हो। वो बोला मैं इस सिलसिले में कतई बेईमानी से काम नहीं ले रहा, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। बाहर तो और बात वहीं आ जाती है, तुम बताओ वहाँ क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हें इल्म है जनरल के ऑलिव हावर्ड से मेरी पुरानी दुश्मनी चल रही है। वो मेरी ताक में रहता है और मैं उसकी ताक में। मैंने मुख्तसरन मौशे हरमूस से मुलाकात, मौशे हरमूस का कत्ल, ऑलिव हावर्ड की आमद और उसके बाद उसकी बरहमी के बारे में जनरल टेरिस को तफसीलात बता दी। जनरल टेरिस पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा तुम्हारी निशानदही पर मैंने जेम्स मॉर्ले को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से बहुत से ऐसे कागजात बरामद हुए जिनसे ये साबित हो गया कि दर हकीकत वो इसराइली एजेंट है और यहाँ रहकर इसराइल के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैंने जेम्स मॉर्ले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अभी तक मेरी कैद में है। उसके बाद मैंने सार्डान के पहाड़ी इलाकों में फौजों की तादाद बढ़ा दी और कैंप को घेरे में ले लिया। मैंने वहां माहिरीन की एक जमात भेजी जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि सार्डान की चट्टानों से प्लैटिनम निकाला जा रहा है और जाहिर है उसके बाद गोइटे हिल के कवानीन में कुछ तरमीम लाजमी थी। मैंने उन लोगों से कह दिया कि वो उस वक्त तक खुदाई का काम नहीं शुरू कर सकते जब तक कि मुआहिदे की तकमील न हो जाए और ये बात तय पा जाए कि हमें इस प्लैटिनम के बदले में रॉयल्टी क्या मिलेगी। मैंने तय कर लिया था कि इस रॉयल्टी की शरह इतनी रखूंगा कि वो लोग पागल हो जाएं और उनके खुदाई के अखराजात तक वहां से न निकल सकें। इस तरह मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील कर दी। मैंने कहा और यही चीज ऑलिव हावर्ड को पागल करने के लिए काफी थी। वो मायूस हो गया था उस अजीमुशान दौलत की तरफ से जिसे वो इसराइल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जनरल बोला ये कैसे मुमकिन था अली? भला मैं ये कैसे मुमकिन होने दे सकता था? लेकिन तहजीब मेल्कम एक्स तो अब भी उसके कब्जे में है। मैंने कहा वो मेरा मकसद हयात नहीं है, तकदीर में उससे मिलना है तो मिल जाएगी और अगर नहीं तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। जनरल टेरिस पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा तुम्हारी यहाँ मौजूदगी को बिल्कुल खुफिया रखा गया है। मेरा ख्याल है ऑलिव हावर्ड को कतई ये बात नहीं मालूम हो सकेगी कि तुम यहाँ पहुँच चुके हो। वैसे भी मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए माकूल बंदोबस्त किया हुआ है। मैं जनरल टेरिस की शक्ल देखता रहा। फिर मैंने कहा वैसे जनरल ऑलिव हावर्ड के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता कि वो इस आसानी से धोखा खा जाएगा। दर हकीकत अगर वो चाहता तो पिस्तौल की गोली से भी मुझे हलाक कर सकता था, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल उसके कंट्रोल में थी जब वो मुझसे मिलने के लिए होटल आया था। लेकिन तुम उसे खुद सताई न समझना। ये हकीकत है कि ऑलिव हावर्ड में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझ पर गोली चला सके।
वो जानता है कि सूरत-ए-हाल किसी भी तरह उलट सकती है, चुनाचे उसने इसके लिए दूसरे अंदाज में काम किया ताकि उसकी अपनी ज़ात के लिए कोई खतरा न रहे। लेकिन कमबख्त ने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार कर इंतहाई जालिमाना इक़दाम किया है। टेरेस ने कहा, यकीनन अली, तुम पर वार करना आसान काम तो नहीं हो सकता, लेकिन अब इस सिलसिले में तुम्हारा आइंदा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, कुछ नहीं जनरल, फिलहाल तो कोई प्रोग्राम जहन में नहीं है। जनरल टेरिस बोला, काश मैं ये अल्फाज तुमसे कह सकता कि गोइटे हिल की जिंदगी को हमेशा के लिए अपना लो। जब तक जनरल टेरिस की जान में जान है, वो तुम्हें गोइटे हिल में एक ऐसा मकाम देकर रखेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर कभी दिल चाहे तो मेरी ये बात मान लेना, ये पेशकश मैं तुम्हें पहले भी कर चुका हूँ। मेरी आंखों में ममनूनियत के जज्बात उभर आए। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, जब तुम जैसे दोस्त इस दुनिया में मौजूद हैं तो यकीन करो कि मैं किसी भी किस्म की कमी अपने लिए महसूस नहीं करता। यकीन करो, अगर मुझे कभी जिंदगी में सुकून से वक्त गुजारने का मौका मिला तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। कैथी ब्राउन ने कहा, हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। काफी देर तक वो लोग मेरे पास बैठे रहे और फिर चले गए। मैं सूरत हाल पर गौर करने लगा। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे एहसास दिला रही थी कि ऑलिव हार्वर्ड मेरी तरफ से ला इल्म नहीं होगा। यकीनन कुछ न कुछ हालात का उसे इल्म जरूर होगा। मैं गौर करता रहा। एक दिन गुजर गया, फिर दूसरे दिन मेरी कैफियत बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मेरा मुआयना करने के बाद मुझे चलने फिरने की इजाज़त दे दी थी। जो जख्म थे वो भरते जा रहे थे और मेरी पूरी तरह देखभाल हो रही थी। मैं मुसलसल गौर व फिक्र में डूबा हुआ था। जो नर्स मेरी तीमारदारी पर मामूर थी वो इंतहाई नफीस तबीयत की मालिक थी, दोस्त और हंसमुख। मैं फुर्सत के औकात में उससे गुफ्तगू करता रहता था। जनरल और कैथी ब्राउन दिन में एक बार बाकायदा मुझसे मिलने के लिए आते थे। यहाँ मेरी निगहदाश्त और आसाइश का माकूल बंदोबस्त किया गया था। बिलाखिर मैंने चंद फैसले किए और उस रात जब जनरल और कैथी ब्राउन मुझसे मिलने आए तो मैंने उन्हें अपने इरादों से आगाह कर दिया। मैंने कहा, जनरल, मेरे सिलसिले में तुम्हें कुछ तकलीफें उठानी पड़ेंगी। वो बोला, हाँ कहो। मैंने कहा, मेरी मौत का एक खूबसूरत जश्न हो जाए। जनरल ताज्जुब से मुझे देखने लगा। बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, भाई जाहिर है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें उसका शदीद गम होगा। जनरल टेरिस ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा, जनरल, ये भी मेरे मंसूबे का एक हिस्सा है जिसमें तुम्हें शरीक किए बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। वो कुछ उलझते हुए बोला, जरा तफसील से बताओ। मैंने कहा, मुझे खदशा है जनरल के ऑलिव हार्वर्ड मेरी तरफ से ला इल्म नहीं होगा। मुमकिन है ये बात उसे मालूम हो चुकी हो कि मैं इस वक्त तुम्हारे महल में हूँ। मेरी हालत का मुमकिन है उसे कोई अंदाजा न हो, लेकिन जिन लोगों को तुमने मेरे गिर्द रखा है वो यकीनन तुम्हारे भरोसे के लोग होंगे। जनरल टेरिस ने कहा, हाँ, महल के मुलाजिमीन में मैंने काफ़ी रद्द-ओ-बदल किया है। अब तो मैं किसी भी शख्स की तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने ज़ाती अमले में लाया हूँ जिनसे मैं तकरीबन 15 से ज़्यादा सालों से वाकिफ़ हूँ। साबिक मुलाजिमीन में से एक एक फ़र्द को मैंने निकाल बाहर किया है। मैंने कहा, वेरी गुड, मेरे ख्याल में ये तुमने अच्छा किया। वो बोला, तो फिर तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि कुछ अरसे ऑलिव हार्वर्ड की निगाहों से ओझल रहकर तहजीब को तलाश करूँ। वो बोला, ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में मेरे लिए क्या अहकामात हैं? मैंने कहा, तुम मेरी मौत का ऐलान करो। इस सिलसिले में बाकायदा एक ड्रामा स्टेज करो। अगर डॉक्टर और नर्स मुकम्मल तौर पर तुम्हारे एतमाद के हैं तो उनके जरिए ये काम बआसानी किया जा सकता है। सरकारी तौर पर तुम ऐलान करोगे कि तुम्हारा दोस्त अली यार खान बम के हादसे में जख्मी होकर तुम्हारे पास पहुंचा। यहाँ उसका इलाज हुआ लेकिन वो जानबर न हो सका। इसके लिए जनरल टेरिस तुम्हें एक ऐसी लाश हासिल करनी पड़ेगी जो उसी बम के हादसे का शिकार हुई हो और उसका चेहरा वगैरह जल गया हो। जिस्मानी तौर पर हलाक होने वाला मुझसे मुताबिकत रखता हूँ। वो बोला, ये काम बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, क्योंकि जो शदीद जख्मी अस्पतालों में लाए गए थे उनमें से अक्सर दम तोड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो करीबुल मर्ग हैं। उनमें पेशतर अफराद ऐसे भी हैं जिनके चेहरे जलकर मस्ख हो गए हैं और उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। मैंने कहा, मुझे उन बदनसीबों के बारे में बताकर गमज़दा न करो जनरल, लेकिन उनमें से एक लाश अपनी मतलूबा मयार की हासिल कर लो। उस लाश को यहाँ महल में ले आओ, फिर उसकी बाकायदा तदफीन करो, सरकारी सतह पर इस बात का इजहार करते हुए कि अली से तुम्हारी वाकई अकीदत थी। वो बोला, अली, ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल होगा मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारी ज़रूरत है तो ऐसा ही किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गोइटे हिल में 3 दिन तक तुम्हारी मौत का सोग भी मनाया जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन के कारोबार का नुकसान मजीद मेरे शानों पर होगा। वो बोला, नहीं, अगर इस ड्रामे को इंतहा तक ही पहुंचाना है तो फिर यही कुछ मुनासिब होगा। मैंने कहा, ठीक है जनरल, मैं तो तुम्हें परेशान करता ही आया हूँ। जनरल और कैथी ब्राउन ने मेरी बात मान ली और उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। तो
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।